हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे अभी कुछ घंटे में पेपर देने वाले उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। 348 एफआईआर मेरे प्यारे बच्चों, एक वायरल मॉडल पेपर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेरे द्वारा बनाया गया वायरल मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप जीव विज्ञान में 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना। अगर आपके पास आधा घंटा का समय है फिर भी इस वीडियो को देख लेना। वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें जितने प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो सारे प्रश्न आप लोगों को अपने पेपर में देखने को मिलेगा। मेरे प्यारों बच्चों, अनुक्रमांक नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा और इस पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। मैं निर्देश नहीं पढ़ूंगा, समय हमारे पास नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। मुझे उन क्वेश्चनों को तैयार कराना है जो आपके पेपर में आने वाले हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको बता रहा हूँ वो तैयार कर लीजिए। ये प्रश्न आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। बोला है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि आवृत बीजी पौधे में पुंकेसर है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, कि आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर जननांग। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिखना कैसे इसको देखिए। सबसे पहले आप लिखोगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, इसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क, बी वाला नर जननांग होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, पहला प्रश्न यहाँ पे हो गया क वाला। इसके बाद अगर ख की अगर हम बात करें तो ख वाला प्रश्न है कि प्रभाविता और पृथक्करण के नियमों को प्रतिपादन किसने किया। ये दोनों नियमों को प्रतिपादन किसने किया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो आपको मालूम है कि प्रभाविता और पृथक्करण के नियम किसने दिए थे, मेंडल ने दिए। तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें, ग वाला प्रश्न है, कह रहा है कि जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबंधन अंत अंत न्यूलियस। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं घ वाला प्रश्न, घ वाला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। तो पारिस्थितिकीय तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है किसकी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो घ का सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिखना कैसे आप देख लीजिए। प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ख का मेंडल होगा। प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ग का प्रतिबंध अंतर न्यूक्लियस होगा। ये प्रश्न उत्तर संख्या पहले का घ का ऊर्जा की। तो बिल्कुल ऐसे आप लोगों को लिखना है। मैं साथ ही साथ बताते ये भी चल रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे। ठीक है, जाओगे तो। इसके बाद देखिए मेरे प्यार छो, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दूसरे का क है अंकुरित परागकण का एक नामांकित चित्र बनाइए। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जरूर चित्र बनाना, इसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे गैप छोड़ा हूँ, चित्र इतना समय नहीं था कि मैं चित्र बनाऊं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, आप लोगों को बनाना है अंकुरित परागकण का एक नामांकित चित्र। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे अगला प्रश्न है कि आवर्त चक्र क्या है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवर्त चक्र क्या है, देखिए इसका आंसर कैसे आप लिखोगे। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख लिखोगे, प्रत्येक 28 दिन के अंतराल पर महिलाओं में गर्भाशय के अंदर से अनिषेचित अंडाणु का रक्त के रूप में बाहर आना जो है मासिक चक्र कहलाता है। यह प्रावस्था आवर्त मासिक प्रावस्था कहलाती है। 11 से 12 वर्ष की उम्र में आवर्त चक्र प्रारंभ होती है, जिसे रजो दर्शन कहा जाता है। एवं 40 से 45 वर्ष की उम्र में यह चक्र स्वतः समाप्त हो जाता है, जिसे हम लोग रजन वृत्ति कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा, यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखना है। इसके बाद एक ग वाला कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। मतलब वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे लिखोगे। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ग लिखोगे, वर्णांधता लिंग सूत्री अप्रभावी आनुवंशिक विकार है जो यक्स क्रोमोसोम्स में हुए उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिसके कारण व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। मतलब लाल और हरे रंगों को पहचान नहीं पाता, उसमें अंतर नहीं समझ पाता है। यही कारण है कि वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, समजात तथा समरूपता में अंतर लिखिए। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ये भी पूछेगा आपने कि समजात और समरूपता में अंतर बताइए। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का घर डालोगे, एक हेडिंग बनाओगे समजात अंग, लिखोगे ए अंग रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं, परंतु कार्य के आधार पर यह वाय रचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उदाहरण जैसे मनुष्य का हाथ हुआ, घोड़े की अगली टांग हुआ। और समरूप अंग में क्या होता है कि ऐसे अंग जो रचना एवं
उत्पत्ति में भिन्न, ठीक है, उत्पत्ति में भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य प्रदर्शित करते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे तितली एवं चमगादड़ के पंख। ठीक है, क्लियर है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, समय बिल्कुल हमारे पास नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न तीसरे का क है, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं कि दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, देखिए प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का है मेरे प्यारे बच्चों। यह प्रश्न टाइप करना भूल गया। यह प्रश्न यह है मेरे प्यारे बच्चों कि नागफनी के पौधे में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती है, उसका उत्तर। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर सुन लीजिए कि नागफनी के पौधे में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती है। इसका उत्तर है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पौधों को जल की कमी, ताप, लवणता जैसी कई समस्याओं का सामना करने के लिए उन्हें स्वयं को अनुकूलित करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप इन जीवधारियों में आकारिकीय परिवर्तन दिखाई देता है। इसी कारण है कि नागफनी की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं एवं इनकी जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक चले जाते हैं। अब हम देखेंगे मेरे प्यार बच्चों प्रश्न तीसरा, ठीक है, जो अभी हमने देखा प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं कि दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। देखिए प्रतिजैविक हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रतिजैविक जीव शरीर में पनपने वाले हानिकारक रोगाणुओं के प्रति शरीर की रक्षा करते हैं। इसके बाद लिखिएगा प्रतिजैविक का निर्माण प्राय उन सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है जिनसे कोई विशिष्ट रोग उत्पन्न होता है। इसके बाद एक पॉइंट लिखिएगा कि वर्ष 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज की, जीवाणुओं की वृद्धि की अवरुद्ध करता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि संलग्नता एवं विनिमय में अंतर लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसका लिखेंगे ख वाला का, पहले लिखेंगे संलग्नता, या हेडिंग बनाइएगा, लिखिएगा समजात गुणसूत्र में एक ही प्रकार के जीन्स की उपस्थिति को संलग्न जीन एवं इस गुण को संलग्नता कहा जाता है। पॉइंट बना के लिखिएगा कि संलग्न जीन्स गुणसूत्र के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। इसके बाद विनिमय, अगली हेडिंग डालिएगा। विनिमय क्या होता है कि समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स के मध्य आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली विनिमय कहलाता है। विनिमय प्रक्रिया के द्वारा ही युग्मक में लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न तीसरे का ग। देखिए तीसरे का ग प्रश्न क्या है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके उपयोग बताइए। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में छपने वाला है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका उपयोग बताइए। लिखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रकार का परीक्षण है जो किसी व्यक्ति की पहचान उसके पैतृक संबंधों एवं व्यक्तित्व के लिए ही की जाती है। इसके परीक्षण के लिए रुधिर, लाल, बाल, रेजर, दंत ब्रश, त्वचा, हड्डियों, शुक्राणुओं आदि का उपयोग किया जाता है। देखिए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग, ठीक है, लिखेंगे न्यायालयी जांच जैसे हत्या, बलात्कार आदि में सहायक है, पैतृक संबंध पता करने में सहायक है, विलुप्त होने वाले जंतु के संरक्षण में सहायक है। ठीक है, बस इतना पॉइंट आपको लिखना है। चलिए अगला देखिए प्रश्न चौथा का क, सभोजिता एवं सहोपकारिता का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभोजिता डालेंगे, लिखेंगे कि यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें परस्पर निर्भर रहने वाले जंतुओं में से केवल एक को ही लाभ मिलता है, दूसरे को न तो लाभ मिलता है न हानि। ठीक है, इसके बाद उदाहरण में जैसे आर्किड के पौधे एवं आम के वृक्ष में होने वाली पारस्परिक क्रिया में केवल आर्किड के पौधे को ही लाभ होता है, आम के वृक्ष को न तो लाभ होता है और न हानि होती है। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर अब अगली हेडिंग रह गई सहोपकारिता। ये क्या होता है कि सहोपकारिता अथवा सहजीविता ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें परस्पर निर्भर रहने वाले दो या दो से अधिक जीवों को लाभ होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे लाइकेन सहोपकारिता का एक ही और उदाहरण है। इसके बाद चलिए अगला लिखिए। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वैक्सीन क्या है कि दो वैक्सीनों के नाम, उनके लाभ लिखिए। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जाने कि वैक्सीन है क्या, लिखेंगे कि जीव वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृत्रिम रूप से शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न किया जाता है। इन्हीं औषधियों को वैक्सीन या टीका कहा जाता है तथा इस क्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। यह हो गया वैक्सीन। जैसे में कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे चेचक का टीका 1796 में एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की। इस टीके को
वैक्सीनिया नामक विषाणु से तैयार किया गया। इसके बाद है पोलियो का टीका, लिखेंगे इस टीके का आविष्कार कौन किया? डॉक्टर जोनास सॉक ने किया था। वर्तमान समय में पोलियो वैक्सीन को द्रव के रूप में 2 बूंद 5 साल तक बच्चों को पिलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग क्या है? ठीक है, स्मैक तथा चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ड्रग्स जानेंगे, ड्रग्स होता क्या है। लिखेंगे कि जब औषधियों का सेवन आवश्यकता से अधिक एवं निरंतर किया जाना प्रारंभ हो जाए तो व्यक्ति को उन औषधियों की आदत हो जाती है एवं दवा न मिलने पर व्यक्ति बेचैन, परेशान एवं अन्य कई परेशानियों से गुजरने लगता है। इन्हीं औषधियों को नशीली दवाएं या ड्रग्स कहा जाता है। इसके बाद लिखेंगे स्मैक। ठीक है, देखिए स्मैक क्या है कि यह एक प्रकार का ऑपियाइड्स है जिसे हीरोइन के नाम से भी जाना जाता है। प्राय सफेद भूरे रंग का पाउडर होता है जिसे व्यक्ति नाक के माध्यम से इंजेक्शन के माध्यम से लेता है। इसे अफीम के पौधे से बनाया जाता है। चरस क्या होता है कि चरस को हम कैनाबिस नामक पौधे से तैयार किया जाता है। इस पौधे से अलग करके छोटी छोटी गोली के रूप में बनाया जाता है। विशेषतः भारत, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों में इसका जो प्रचलन अधिक होता है। इसके बाद हम बात करेंगे 5वें का क, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षा क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे प्रतिरक्षा के बारे में कि प्रतिरक्षा का अर्थ जीव विज्ञान में रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा के लिए भी एक विशिष्ट प्रणाली है जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आगे, यहाँ पे आगे है कि उपार्जित प्रतिरक्षा अथवा विशिष्ट प्रतिरक्षा क्या होता है। लिखेंगे कि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र के प्रथम दोनों स्तरों को पार करके संक्रमण स्थापित करने में सफल हो जाता है तो तृतीय स्तर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्रारंभ होती है। इसे उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा या अनुकूलित प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा जो होती है रोगाणु विशिष्ट होती है तथा उच्चतम स्तर की रक्षा उपलब्ध कराती है। स्मृति इसका विशिष्ट लक्षण है। किसी रोग जनक से पहली बार सामना होने पर शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र एक विशिष्ट अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। इस पहली अनुक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक अनुक्रिया कहा जाता है। लिखेंगे आगे, यह अनुक्रिया धीमी व कम तीव्र होती है। जब उसी व्यक्ति का रोगजनक से दूसरी बार सामना होता है तो द्वितीयक अनुक्रिया प्रकट होती है। इसे पूर्ववृत्तीय या एनेम्नेस्टिक अनुक्रिया भी कहते हैं। यह अधिक तीव्र व शक्तिशाली होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला है 5वें का ख कि पर परागण क्या है, इसके लाभों एवं हानियों का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पर परागण पहले हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे जब किसी एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो परागकण कहा जाता है। इसे निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला कीट परागण, कीटों द्वारा। जंतु परागण, जंतुओं जैसे गिलहरी, रोडेक्स आदि द्वारा। वायु परागण हवा के द्वारा होता है। जल परागण जल द्वारा। पक्षी परागण पक्षियों के द्वारा होता है। इस तरह पॉइंट बना के आप लोगों को लिखना है। फिर परागकण के लाभ लिखेंगे हम लोग कि पर परागण के लाभ क्या है। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे कि पर परागण से उत्पन्न नई संतति वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होते हैं जिससे यह अस्तित्व में लंबे समय तक रह सकते हैं। दूसरा, नई जातियों का जन्म होता है। तीसरा, परागण को प्रोत्साहित करता है जिससे नए लक्षणों वाली जातियों का विकास किया जा सकता है। चौथा है कि पर परागण द्वारा निर्मित पौधा अपेक्षाकृत स्वस्थ, मोटे एवं संख्या में अधिक होते हैं। पर परागण से हानियां भी लिखेंगे पहली हानियां कि इस प्रकार के परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा लिखेंगे कि अधिक परागकणों को उत्पन्न करना पड़ता है। तीसरा है कि पुष्पों द्वारा कीटों को आकर्षित करने के लिए रंग, सुगंध उत्पन्न करने की आवश्यकता पड़ती है। चौथा है कि जाति की शुद्धता नहीं रह पाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ग वाला है कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के महत्व को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म जीव डालेंगे हेडिंग, देखेंगे ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल, कवक आदि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग, पहला होता है सूक्ष्म जीव डेयरी उद्योग में। लिखेंगे कि जीवाणु दूध को कई अन्य पदार्थों के रूप, ठीक है, रूप में परिवर्तित करने का गुण रखते हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु किण्वन द्वारा दूध को दही, छाछ, बटर, पनीर आदि का निर्माण करती हैं। ये जीवाणु दूध में
पाए जाने वाले लेक्टोशर्करा को लैक्टिक अम्ल में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। दूसरा है पेय पदार्थ एवं मादक पदार्थ के रूप में लिखेंगे ईस्ट का उपयोग जो है किण्वन प्रक्रिया के दौरान वाइन, बियर, रम, ब्रांडी आदि के निर्माण में किया जाता है। और तीसरा लिखेंगे रसायनों एवं एंजाइम के निर्माण में लिखेंगे पनीर, एल्कोहल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल और साइक्लोस्पोरिन। ठीक है। चौथा है प्रतिजैविक के निर्माण में लिखेंगे पेनिसिलिन, नियोमाइसिन, स्ट्रोपेप्टोमाइसिन, ट्रेटामाइसिन और टेरामाइसिन। ठीक है। अगला देखिए, अगला है पांचवें का घ। पांचवें का घ है कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे जैव प्रौद्योगिकी डाल के लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक तंत्र एवं क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण में किया जाता है उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। लिखेंगे जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में उपयोग निम्नलिखित है। कौन कौन सा? पहला कीटनाशी प्रतिरोधक पौधों का विकास, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की वृद्धि, फसलों की पर्यावरणीय असंतुलन, सूखा, ताप, लवणता आदि के प्रति सही गुणता। ठीक है। फिर लिखेंगे प्रश्न नंबर 6 का क। देखिए 6 का है चित्र है, इसको मैं क्वेश्चन मार्क देता हूं। क्या है? आवृत बीजी अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चित्र है मेरे पास, जो उसको जरूर तैयार कर लेना। ठीक है। समय नहीं था इसलिए मैं इसको चित्र नहीं बना पाया, क्योंकि जल्दी से जल्दी मैंने सुबह इस वीडियो को बनाया है। इसके बाद है ख वाला कि जेनेटिक कोड क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि जेनेटिक कोड लिखेंगे अनुवांशिक कूट से आशय उन नियमों से जिनका उपयोग करके जीवित कोशिकाएं अनुवांशिक पदार्थ, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए या न्यूक्लियोटाइड त्रिक या एमआरएनए अनुक्रम या कोडान में कूटबद्ध सूचना को प्रोटीनों में स्थानांतरित करती है। कूट का यह स्थानांतरण ट्रांसलेशन राइबोसोम्स द्वारा किया जाता है। इसके बाद लिखेंगे जेनेटिक कोड के कार्य क्या है। लिखेंगे जेनेटिक कोड स्थानांतरण प्रक्रिया द्वारा अमीनो अम्लों के निर्माण में भाग लेते हैं। इस कोड के माध्यम से यह पता चलता है कि किसे ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड के समूह जिन्हें कोडान कहा जाता है वो पहचानते हैं कि कौन सा वाला एमिनो एसिड अगले प्रोटीन संश्लेषण में जाके जुड़ेगा। उनका यह मतलब कार्य होता है। इसके बाद है ग वाला कि पशु प्रजनन के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे पशु प्रजनन हेडिंग डाल के लिखेंगे पशुओं के उत्पादन एवं उनकी वांछित गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से भिन्न वंश अथवा एक ही वंश की दो जातियों के मध्य प्रजनन कराना पशु का क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। हेडिंग डालेंगे पशु प्रजनन का महत्व, पशु प्रजनन का निम्नलिखित महत्व है। कौन कौन से महत्व है पशु प्रजनन के? तो देखिए कम से कम 4 महत्व हमने लिखा है। पहला है कि पशुओं की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन, सही गुणवत्ता एवं उच्च प्रजनन को बढ़ावा देता है। दूसरा है कि इनमें जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वयं को अनुकूल बनाने की क्षमता अधिक होती है। ग वाला है कि रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना असंभव हो पाया है। चौथा है कि परिपक्वता की अवधि को इच्छानुसार निर्धारित करना संभव हो पाया है। कृत्रिम गर्भाधान एवं जैविक तकनीक से पशु की परिपक्वता की अवधि को घटाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बीटी से आप क्या समझते हैं? बीटी कपास को उदाहरण देकर समझाइए। देखिए बीटी फसलें लिखेंगे जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जाती हैं जिनके लिए कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती, उसे बीटी फसलें कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखेंगे इनमें बीटी विष होने से यह पादप जातियां पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे बीटी एक का प्रति विष है जो बेसिल्स थुरिंजेंसिस नामक जीवाणु से निर्मित किया जाता है। लिखेंगे अगला पॉइंट जब इस विष को उत्पन्न करने वाले जीन को जीवाणु से निकालकर किसी पादप में स्थापित कर दिया जाता है तो यह प्रजाति पीड़क प्रतिरोधी हो जाता है। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे अगला उसमें बीटी कपास। अगली हेडिंग रहेगी बीटी कपास। लिखेंगे बीटी कपास में कि कपास में वेसिल्स थ्यूरिनेजेनेसिस जीवाणु की आविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके इसकी कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की गई है। बीटी किस्म का उपयोग करके प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपयों की फसलों की कीटों से बचाया जाता है। इसके फलस्वरूप कपास के उत्पादन में 45 से 50% की वृद्धि हुई है। कीटनाशकों पर होने वाला व्यय तथा पर्यावरण प्रदूषण भी कम हुआ है। बीटी कपास का यह पादप प्राकृतिक रूप से बीटी टॉक्सिन
विषाक्त पदार्थ का उत्पादन करता है, जो कपास के पौधे में गांठ उत्पन्न करने वाले कीटों को नष्ट कर देता है। और इस विषाक्त पदार्थ के खाने से कीट मर जाता है, लेकिन बीटी कपास सहित सभी बीटी फसलों द्वारा मानव सहित अन्य जीवों व पर्यावरण पर पड़ने वाले दीर्घकालीन प्रभावों के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। पहले डालोगे लिंग गुणसूत्र, लिखोगे एक लिंगी प्राणियों में एक जोड़ी गुणसूत्र जो प्राणी के लिंग का निर्धारण करता है लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। शेष गुणसूत्रों को अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, मैकलंग 1902 के लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद के अनुसार मानव में XX और XY लिंग गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। फिर लिखेंगे लिंग निर्धारण की XY विधि। इसमें लिखेंगे स्त्री में दोनों लैंगिक गुणसूत्र XX होते हैं तथा पुरुष में एक लैंगिक गुणसूत्र X एवं दूसरा क्या होता है, Y होता है। समयुग्मी स्त्री में अंड जनन द्वारा बने सभी अंडाणुओं में एक अगुणित जोड़ा दैहिक गुणसूत्रों का तथा एक यक्ष लैंगिक गुणसूत्र होता है। A+X, अतः सभी अंडाणु समान होते हैं। इसमें लिखेंगे इसके विपरीत विषम युग्मी पुरुष में शुक्राणु जनन से बने आधे शुक्राणुओं में एक अगुणित जोड़ा दैहिक गुणसूत्रों का तथा X गुणसूत्र व आधे शुक्राणुओं में से एक जोड़ा दैहिक गुणसूत्रों का तथा Y गुणसूत्र A+X और A+Y होते हैं। इस प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 50% शुक्राणु A+X तथा शेष 50% A+Y गुणसूत्र वाले होते हैं। लिखेंगे निषेचन के समय यदि A+Y शुक्राणु का समेकन अंडाणु के साथ होता है तब नर संतान पुत्र पैदा होता है। यदि अंडाणु का समेकन A+X शुक्राणु के साथ होता है तब क्या होता है, मादा मतलब पुत्री पैदा होती है। यह केवल संयोग है कि कौन से शुक्राणु का समेकन अंडाणु के साथ होता है, इसी के आधार पर संतान का लिंग निर्धारण होता है। अब मेरे प्यारों ये पेपर पूरा का पूरा मैंने बता दिया। इस पेपर को तैयार कर लो। अगर आधा घंटा भी समय बचा है, 20-22 मिनट में इस पेपर को मैंने बिल्कुल समाप्त कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसको तैयार करके जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तब एग्जाम वाले में बैठोगे तब आपको मालूम चलेगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।